नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को, पूरे देशवासियों को, 143 करोड़ देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह लाल किले के प्राचीर से मोदी जी का भाषण हुआ। उस भाषण पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए भाऊ को और अभिषेक कुमार। एक तरफ भाषण, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, और दूसरी तरफ मैं स्त्री 2 का रिव्यू देख रहा था। रिव्यू में लिखा था, आज आजादी के जश्न में फिल्म रिलीज हुई है स्त्री 2। उसके रिव्यू में लिखा था, हॉरर और जोक्स का डबल डोज। फिल्म देखने से पहले ही लाल किले के प्राचीर से हॉरर और जोक का डबल डोज मुझे मिल गया। कितना जोक है, इस जोक को अगर आप समझें तो उपलब्धियां क्या क्या हैं। उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि रोजगार तो युवाओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, नॉक कर रहा है। बेचारे युवा खोल ही नहीं रहे हैं। सब युवाओं का दुर्भाग्य है। भाषण गौर से एक बार फिर से सुनिएगा और मैं युवाओं से अपील करता हूं, जरूर सुन लीजिएगा। आपका दरवाजा खटखटा रहा है, रोजगार आप लोग खोल नहीं रहे हो, सो रहे हो। सुबह सुबह मोदी जी उठ के भाषण भी दे आए, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोल रहे। मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए पूरे देश से सलाह मांगी है। एक एक नागरिक चिट्ठी लिख करके उनको सलाह दे रहा है। शायद उनके मंत्रिमंडल के साथी बस यही सलाह इन्हीं से नहीं लिया मोदी जी ने, बाकी पूरे देश से ले रहे हैं सलाह। खैर, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ज्यादा इस विषय पर विस्तृत पोस्टमार्टम, इसका विस्तृत मतलब पूरा गहराई में जाकर भाव करेंगे, अभिषेक करेंगे। सब लोग पूरा वक्त दिए हैं मोदी जी का भाषण सुनने में। भाऊ, विकसित भारत का पूरा खाका आज आपने बुन लिया, गुन लिया, देख लिया, समझ लिया। कोई संदेह है आपके मन में? मेरे मन में कोई संदेह नहीं आशीष। सबसे पहले तो मैं इस स्वतंत्रता दिन पे सभी हमारे दर्शकों को, इस भारतवासियों को बधाई देता हूं। और ये ऐसा चलेगा। ये संक्रमण काल आता है, जाता है, लेकिन आजादी के इस दिन हम उन सब शहीदों को नमन भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बोला, जो उनको 2047 में एक विकसित भारत चाहिए, यकीनन विकसित भारत सभी को चाहिए, 143 करोड़ देशों को चाहिए। सत्ता पक्ष को भी चाहिए, विपक्ष को भी चाहिए। विकसित भारत संघ को भी चाहिए, लेफ्ट को भी चाहिए। ऐसा इस देश में कोई नहीं है जिसको विकसित भारत नहीं चाहिए। लेकिन क्या विकसित भारत का जो रोड मैप आप बना के चल रहे हो, क्या उसमें भारत विकसित होगा? क्योंकि विकसित भारत होने के लिए सबसे पहले सच की बुनियाद होना जरूरी है। जब तक हम हमारी समस्या समझेंगे नहीं, जब तक हम सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सत्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसका निदान नहीं कर पाएंगे। समस्या है ही नहीं, ऐसा यदि हम मान के चले तो फिर विकसित भारत कैसा होगा? यदि हम ये मान के चले कि हमारे देश के युवा छलांग लगाने के लिए तैयार है, बिल्कुल लगाने के तैयार है, लेकिन छलांग लगाएंगे कहां? अग्निवीर के ग्राउंड में छलांग लगाएंगे या बेरोजगारी में छलांग लगाएंगे? आज भी यदि अमृत काल में 10 जगह सरकार की निकलती है सरकारी नौकरी की, और उस 10 जगह के लिए यदि 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं, प्यून के पोस्ट के लिए बीटेक के लोग अप्लाई करते हैं, तो फिर मेरे देश की स्थिति क्या है ये मुझे देखना है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत आंकड़े दिए। क्या ये आंकड़े कागज पे है? प्रधानमंत्री जी ने बजट का रेफरेंस दिया। क्या प्रधानमंत्री की विस्मृति हो गई है कि वो बजट अभी भी पेश हुआ उसको भूल गए? वो कहते हैं कि बच्चों के पोषण के लिए, जो गरीब, जो छोटे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उसके पोषण के लिए हमने बजट दिया है, बजट बढ़ा दिया। बजट तो कम हुआ है साहब। महिलाओं के आंगनवाड़ी का बजट कम हुआ है, महिला शोषण का पोषण का बजट कम हुआ है, गर्भवती महिलाओं के लिए जो दिया जाता है वो कम हुआ है। किस बजट की बात कर रहे हैं आप? वो चीजें बोलते हैं जो उनके मन की है। हो सकता है कि उनके मन में ये सारी चीजें हो। उनके मन में था कि 15 लाख रुपए मैं हर एक के अकाउंट में दूंगा। उनके मन में था कि मैं 5 करोड़
नौकरियां दूंगा। लेकिन फिर यदि मैं कहूं तो इसको अपमानित ना समझे। ये क्या शेख चिल्ली के सपने हैं कि सर पे अंडे का टोकरा लेके जाता हुआ आदमी ये सोचता है कि एक अंडे से एक मुर्गी, मुर्गी से 50 अंडे, और फिर मैं मेरे सर पे जो लेके जा रहा हूं वो 2 लाख मुर्गियां हैं। यथार्थ के धरातल पे उतर के कौन बात करेगा? मुझे ताज्जुब, मतलब कई जगह तो मुझे घिन आने लगी कि मैं क्या लाल किले के प्राचीर से मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं ये सुन रहा हूं। क्या मेरी अकल खत्म हो गई है? क्या मेरे देश के अभिभावक, मेरे मेरे प्रधानमंत्री मुझे इतना मूर्ख समझते हैं, बेअकल समझते हैं, बददिमाग समझते हैं कि झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं और मैं सुनते जा रहा हूं। महिलाओं के अत्याचार की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर जब अत्याचार होते हैं तो वो चर्चा होती है, लेकिन उनको सजा होती तो कोई चर्चा नहीं करते। महिलाओं के अत्याचार पे क्या सरकार बात करती है? मीडिया बात करता है, लोग बात करते हैं, लोग रैलीज निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। सरकार के कान पे जू रेंगती है। यदि जू रेंगती होती तो मेरे प्रधानमंत्री राजदंड लेके नए विधानसभा लोकसभा भवन में नहीं जाते। सबसे पहले उन बेटियों के पास आते जिनकी इस्मत लूटी हुई थी, जो न्याय मांगती थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी और जंतर मंतर पे बैठी थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सजा मिलने पे महिमा, आप उसको चर्चा नहीं करते। लोगों को डर पैदा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, कहां से डर पैदा होगा जब इस देश की बेटी बिल्किस बानो, जिसके घर आंखों के सामने उनके घर वालों के 8 लोगों की हत्या होती है, उसकी छोटी बेटी को पटक पटक के मार दिया जाता है, उस गर्भवती लड़की के साथ व्यभिचार होता है सामूहिक और उसको सजा मिलती है। उसके बाद आप उसकी सजा कम करके छुड़वाते हो और फिर सजा छूटने के बाद आप ही के पार्टी के लोग उनको स्वागत करते हैं क्योंकि एक मुस्लिम लड़की के साथ उन्होंने व्यभिचार किया। क्या लड़कियां भी हिंदू मुस्लिम होने लगी है? क्या लड़कियां भी क्रिश्चियन और दलित होने लगी है? सवाल ये है, किस स्त्री शक्ति की बात करते? मुझे आज जब वो महिलाओं के बारे में बोल रहे थे तो यकीनन उनका टोन जो था वो बंगाल की तरफ था। क्या सारा काम बंगाल में ही होता है? बंगाल में जो हुआ वो घिनौना है। ममता बनर्जी को इसका जवाब देना होगा। लेकिन फिर मणिपुर में हुआ, उसका क्या? क्या प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला मणिपुर के बारे में? या एक हुआ? मणिपुर में सैकड़ों हुए। मुख्यमंत्री कहते ऐसे सैकड़ों वीडियोज है। इनकी जबान भी नहीं थकती ऐसा बोलते हुए। क्या मूर्ख समझते देश को? भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप, और आप कहते कि इस देश में एक ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन करता है भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट? कौन कहता है अजीत पवार को किसने प्रोटेक्ट किया? छगन भुजबल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हेमंत विश्व शर्मा को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कौन कर रहा है प्रोटेक्ट भ्रष्टाचारियों को? नारायण राणे को किसने कैबिनेट में मंत्री बनाया? भ्रष्टाचारियों को गोद में आप बिठाते हैं, भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करके आप अपनी सरकारें चलाते हैं, और आप हमको कहते हैं, आप विपक्ष को कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को लेके बैठते हैं। आप परिवारवाद की बात करते हैं। आप कहते हैं कि मैं 1 लाख लोगों, युवाओं को देता हूं, आमंत्रित करता हूं कि युवा आए राजनीति में जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं। तो फिर उत्तर प्रदेश में जब टिकट देना था तो ब्रजभूषण सिंह के बेटे को क्या देने की जरूरत थी? कोई युवा लाते। आप कहते हो कि परिवारवाद, आपको पासवान का कुनबा भी चाहिए? निर्लज्जता की हाइट हो गई। परिवारवाद पे आप चोट करते हैं, बोलते हैं कि परिवारवाद इस देश लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, जाति पाति इस लोकतंत्र को खत्म कर रही है। आप ये बोलते हैं और खुद को ओबीसी कहते हैं। क्यों जाति बताते हैं आपकी? क्यों आपका सांसद जाति पूछता है विपक्ष के नेता की?
और आप उसको ट्वीट करके कहते हैं कि भाषण सुनने लायक है, और आप कहते हो कि जातियों से लोगों को, मतलब लोकतंत्र खराब हो रहा है। किसको बता रहे हैं आप? जो आज आपने प्राचीर से बोला है प्रधानमंत्री जी, स्वयं उसको अपने आप में आत्मसात कीजिए, अपने पे लागू कीजिए। कोई भी अच्छा काम की शुरुआत खुद से होती है, आप अपने से कीजिए। आप लोगों को सुझाव मत मांगिए, आप अपने सांसदों से बात करिए, आप अपने कैबिनेट कलीग से बात करिए। आप नोटबंदी करते हैं, लोगों को पता तक नहीं होता, कैबिनेट के फोन अंदर रख के आप नोटबंदी अनाउंस करते हैं। यह संवाद है आपका। संवादहीनता और संवाद होने में फर्क है। यदि आपको लगता है कि सिर्फ अमित शाह जी से संवाद करने से पूरे देश से संवाद होता है, तो यह आपकी गलतफहमी है। किसकी सुनाई जाती है? आप कहते हैं कि कानून खराब थे, हमने कानून खत्म कर दिए। जो कानून फालतू थे उसको खत्म कर दिए, तो नए कानून लाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी आईटी बिल लाने की? आप सेंसरशिप लाना चाहते हैं यूट्यूब पे, आप हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं, और आप सजेशन मांग रहे हैं। सजेशन ही तो दे रहे हैं हम, झूठ मत बोलिए, यही तो बोल रहे हैं। क्रियान्वयन कीजिए, झूठे आंकड़े मत दीजिए, ये तो बोल दीजिए। आप कहते हैं कि देश आजाद होने से 2014 तक इस देश में ऐसा ही चल रहा था कि यार क्या करना है चलने दो, क्या करना है चलने दो, तो भाखड़ा नांगल ऐसे ही बना, क्या करना है चलने दो। आप स्पेस टेक्नोलॉजी में आप बोलते कि भारत का भविष्य है, इस स्पेस टेक्नोलॉजी की नींव किसने डाली? लज्जा आती है उसका नाम लेने में आपको? पूरा भाषण आशीष, पूरा भाषण, 1 घंटे का भाषण है, मैं 3 घंटे बोल सकता हूं इसमें। क्या क्या नहीं कर, कानून थे कि जिसमें कानून कम किए क्योंकि लोगों को जेल में डाला जा सकता था। अभी जो लोग जेल में है वो किस कानून के तहत है? आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप किसी को भी जेल में डाल देंगे क्योंकि उसने आपका साथ नहीं दिया। हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया, अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया, संजय राउत को जेल में डाल दिया, आपने उप मुख्यमंत्रियों को जेल डाल दिया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगातार जेल जा रहे हैं। आप कहते हैं कि महिला के साथ व्यभिचार करने वालों को फांसी देनी चाहिए, तो फिर वो आपका कौन सगा निकल लगता है कर्नाटक का, जो सैकड़ों महिलाओं के साथ व्यभिचार करता है और अपनी वीडियो शूटिंग करके क्लिप रिलीज करता है। कई महिला परिवार उठ गया जिंदगी से, पलायन कर दिया गांव से उन्होंने, और आप में उसको विदेशी हाथ दिखता है। आप जिसके लिए वोट मांग रहे थे वो लड़कियों की इज्जत लूट रहा था, और आप उसमें विदेशी हाथ देखते हैं। आप उन लड़कियों की इज्जत लूट गई उसके लिए चिंतित नहीं है, आप वो क्लिप रिलीज कैसी होगी इसलिए चिंतित है। घिन आती है मुझे ऐसे झूठे और ऐसे नकली और फरेब बातों से। मूर्ख मत समझिए इस देश को, सब जानते हैं क्या हो रहा है। बोलते कि घर में पानी नहीं था, पानी किसके घर में नहीं था? वो बोलते बोले दलितों के यहां नहीं था, पिछड़ों के यहां नहीं था। जातीय जनगणना के जरा आंकड़े देख लीजिए आप, बिहार के एक ही राज्य का सैंपल देख लीजिए, पता पड़ेगा आपको कि सवर्णों में भी गरीब लोग हैं जिनके घर में अनाज नहीं है खाने को। और ये आप ही के मित्र के आंकड़े हैं, नीतीश कुमार के, जिनके बैसाखी पे आप आज लाल किले से बोल रहे थे। आपके पास डाटा नहीं है, आप जनगणना नहीं करवा पा रहे हैं। 2011 के डाटा पे आप काम कर रहे हैं। आप कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की इस बात को तो बड़े आप सराखों पे लेके चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तो दिल्ली सरकार को भी अधिकार दिए थे, आपने कानून ला के बदल दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तो चुनाव आयोग में कौन आयुक्त नियुक्त होगा इसकी भी एक परिभाषा दी थी, आपने उसको बदल दिया। मतलब जो आपको जब चाहे तब सर्वोच्च न्यायालय को सर पे उठाएंगे, जब चाहे तब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कूड़ेदान में डालेंगे नया कानून लाके, क्योंकि आपके पास एक बहुमत था। सर्वोच्च न्यायालय की आड़ ले रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि ये अलग अलग सिविल कोड क्यों है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कुछ कहा, पैगासस से लेके कई जगह पे।
तब आपने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? आपके उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, राम राज्य है, वहां सर्वोच्च न्यायालय ने अभी क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की फाइल की निर्णय की फाइलें तक मुख्यमंत्री के ऑफिस में ली नहीं जाती। आप सर्वोच्च न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं। दुहाई वो दे जो सर्वोच्च न्यायालय के हर निर्णय का स्वागत करे। सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड पे तो सर्वोच्च न्यायालय, और चुनाव आयोग में तो सर्वोच्च न्यायालय कोई नहीं। किस मतलब एक एक बात बताइए। आतंकी हमले, उन्हें कहा कि मुझे गर्व है फौज पे गर्व सभी को है भाई साहब, और अग्निवीर जैसी योजना लाने के बाद भी मेरी फौज आज सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, इसलिए मुझे गर्व है। डिफेंस का बजट आपने कम किया, उसके बाद मेरी सेना वहां पे काम कर रही है, मुझे गर्व है। कौन से आतंकी हमले कम हुए? 14 तारीख को जब आप भारत पाकिस्तान बंटवारे का दिन मना रहे थे, एक कैप्टन के घर में चूल्हा नहीं जला, नहीं इस देश के कई घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। कैप्टन बड़ा बड़ा अधिकारी होता है साहब, जवान होता है। उस परिवार की पूरी भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगती। चंद दिनों के लोग जाएंगे, मिलेंगे, अवार्ड मिलेगा, पेंशन मिलेगी, पैसों से कभी व्यक्ति की भरपाई नहीं होती। लगातार लगातार हमले हो रहे हैं। आप कह रहे कि बिजली पानी सरप्लस हो गया हमारे देश में। किस दुनिया में जी रहे हैं? दिल्ली में जाके देखिए, अभी भी टैंकर चल रहे हैं। और जहां मैं बैठा हूं आशीष, दिन में 10 बार नोएडा में लाइट जाती है। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री आवास पे लाइट आने के मायने यही है कि देश को लाइट आ रही है? आज रात को किसान क्यों जाता है खेत पे पानी देने के लिए? क्योंकि बिजली रात को मिलती। जिस आदमी को अपने देश में क्या हो रहा है इसकी सूचना नहीं, जिस आदमी को मेरे देश में क्या हो रहा है ये पता नहीं, मेरे किसान भाइयों के लिए मैंने इतना किया, क्या किया साहब? बोले हेल्थ सेक्टर में आज आज गांव गांव में हेल्थ कहां है? कौन से आंकड़े हैं आपके पास? इस देश में आज भी एम्बुलेंस से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पेशेंट एम्बुलेंस पे जाते हैं, और एम्बुलेंस के मायने हैं 2 बांबू के बीच में कपड़ा टांग के उसमें पेशेंट को लगा के 4 लोग भागते हुए हॉस्पिटल ले जाते हैं। किलोमीटर किलोमीटर 20-20 22-22 किलोमीटर रोड नहीं। आप इतराइए मत। यहां से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि दुर्गम क्षेत्र में आज भी 4 किलोमीटर के लिए 8 घंटे लगते हैं? बरसात में नाले बहने लगते हैं, छोटी छोटी नाव से लोग रस्सी का पुल बांध के जाते हैं। जिस गुजरात में राम राज्य चल रहा है 35 साल से, उसी गुजरात में गांव वालों ने रस्सी से पुल बना के बच्चों को स्कूल भेजा है। फोटोग्राफ्स आते हैं। किस बात की बात कर रहे हैं? कौन सी आप ये बात कर रहे हैं? कोरोना कितनी बार बताएंगे? प्रधानमंत्री के पास जब बोलने के लिए नहीं होता तो वो 1947 से शुरू करते। कोरोना में हमने विश्व को वैक्सीन दिया। अरे भाई, विश्व को आज जरा मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए आशीष जी। मैं 30 सेकंड और लूंगा एक कोरोना पे। कोरोना का वैक्सीन हमारे देश में जॉब वर्क पे आया। वैक्सीन किसी और ने डेवलप किया, हमने उसको ये बनवाया। अब जिस कंपनी ने ये वैक्सीन बनाया, उस कंपनी को हमने महिमामंडित किया कि पूरे विश्व को वैक्सीन दिया। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि ये जो कंपनी है, ये पहले घोड़े का अस्तबल चलाती थी, और घोड़ों के नसों में ही वैक्सीन देके उसके एंटीबॉडीज निकाली जाती थी। जब उनके घोड़ों का ऐसा उपयोग होने लगा तो उनने खुद ये काम शुरू किया छोटे लेवल पे। फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन कहीं सप्लाई करने के लिए लोग ढूंढे, ये भी गए, लेकिन इनकी कैपेसिटी कम थी।
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा देके इनकी कैपेसिटी बढ़ाई। भारत सरकार ने नहीं दिया पैसा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि तुम फैक्ट्रियां लगाओ और अफ्रीका में वैक्सीन दो। उस हिसाब से हमारे यहां कैपेसिटी बढ़ी। कोई देश ने कोई पॉलिसी नहीं लाई थी फार्मा की जिसके तहत इतनी कंपनियां आई। लेकिन हमारे नेताओं की, कोई भी पार्टी के नेता हो, इनकी मनोवृत्ति सांप जैसी। सांप क्या करता है? सांप का अपना खुद का घर नहीं होता। चींटियां इतना बड़ा वो घर बनाती है, उसमें सांप जाके रहते हैं। कोई कुछ भी करे, क्रेडिट लेने के लिए आगे जाते हैं। निराशा थी, कौन सी निराशा थी भाई? मनमोहन सिंह के 10 साल ने तो पूरा टर्नआउट कर दिया। उसके पहले राव साहब की सरकार थी। राव साहब ने पहली बार मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया, और जहां हमने इंग्लैंड से पैसा, कर्जा, सोना लेके रखा था, अपना सोना भी छुड़वाया और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी करी कि तूती बोलने लगी। उन्हीं पॉलिसीज को अटल बिहारी जी ने कंटिन्यू रखा। उसके बाद स्वयं मनमोहन सिंह आए 10 साल। मनमोहन सिंह ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पे लाई थी, भ्रष्टाचार पे आरोप लगाए। आज 10 साल हो गए सरकार को, 11वां साल शुरू है। मनमोहन सिंह पे लगे हुए एक भी भ्रष्टाचार के आरोप में क्या स्थिति है, मुझे बताइए। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए थे, कोई आरोपों में तथ्य नहीं। ना 2G, ना कोल और कुछ। कोल स्कैम में पहले एक नेता को सजा हुई है, वो भी बीजेपी का है। कहां है स्थितियां? क्योंकि बदनाम किया गया। एक विशेष मुहिम चलाई गई देश को बदनाम करने, मनमोहन सिंह को बदनाम करने, क्योंकि मनमोहन सिंह की इकोनॉमी अमेरिका को भी तकलीफ दे रही थी। यूएस के दबाव में लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट, एटॉमिक एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन हुआ क्या? पहला रिएक्टर का ऑर्डर फ्रांस को और दूसरा रिएक्टर का ऑर्डर रशिया को दिया, अमेरिका बिफर गया। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। क्या समझ में नहीं आता लोगों को क्या चल रहा था? इस अन्ना हजारे के आंदोलन के आड़ में ये लोग अपनी रोटी सेक रहे थे, और आज कहते हैं कि कुछ लोग देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। डिस्टर्ब तो आपने किया साहब। यदि आपको भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़नी है तो जो भी आरोप लगता है उसके ऊपर इंक्वायरी करो। जेपीसी दे दो आज हिंडनबर्ग पे। हिंडनबर्ग में जेपीसी देने में क्या प्रॉब्लम है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों आप अडानी को बचाने में लगे हैं? क्यों आपकी सरकार कहती है कि अडानी पे हमला ये देश के विकास पे हमला है? अडानी पे हमला ये देश के विकास पे हमला बोल के इस देश के मजदूर, लाखों किसान, हजारों एमएसएमई, लाखों एमएसएमई वाले, करोड़ों उद्योग, छोटे छोटे उद्योगजनों को आप अपमानित कर रहे हैं। मुझे हास्यास्पद लग रहा था, प्रधानमंत्री कहे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है विश्व में। प्रधानमंत्री को ये बताने में लज्जा आ रही थी कि एक्सपोर्ट से दुगना इंपोर्ट बढ़ा है। 200 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा व्यापार का घाटा है। शर्म आई थी, बताने में शर्म आती है इन लोगों को। अरे हमारे देश के सामने तो झूठ मत बोलिए, वस्तुस्थिति रखिए। प्रधानमंत्री वस्तुस्थिति रखेंगे तो ये देश एक दिन में 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वापस करने की औकात रखता है। आशीष, इस देश ने सैक्रिफाइस किया है। इस देश का इतिहास ही त्याग का है। मेरा सनातन धर्म त्याग को सर्वश्रेष्ठ मानता है। प्रधानमंत्री झोली फैला के कहे कि मेरे से गलती होगी, 200 लाख करोड़ मेरे पे कर्जा है, उतारना है हमको। इस देश की महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र भी देना शुरू कर दिया तो 200 लाख करोड़ रुपए उतर जाएगा। 143 करोड़ का देश है। लेकिन आप कहते कि एक्सपोर्ट बढ़ गया, विश्व में हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं पहली अर्थव्यवस्था बनी है, लेकिन प्रॉफिट की बनी है, घाटे की अर्थव्यवस्था मत बनी। रुपया कहां है जरा पूछिए इनको। इनकी रुपयों पे तकलीफ, मतलब एक एक उन्होंने खेलकूद का कहा। उन्होंने कहा कि भाई 10 साल में मैंने 1 लाख सीटें बढ़ाई है, फिर भी विदेश में मेडिकल के लिए लोग जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति बोल रहे हैं। नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या हो रहा है? नई शिक्षा नीति में इनके हिसाब से इतिहास परोसा जा रहा है, और नई शिक्षा नीति में मैं नहीं जानता। आज ग्लोबल विलेज है विश्व।
मैं मानता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं का अपना एक महत्व है, लेकिन यदि इंटरनेशनल लेवल पे आपको कॉम्पीट करना है तो विदेशी भाषाएं, खासकर अंग्रेजी होगी, जर्मन होगी, फ्रेंच होगी, चाइनीज होगी, इसका भी उतना ही महत्व। आप बगैर अंग्रेजी के यदि लोगों को करेंगे तो आप विदेश में जाके पानी तक नहीं मांग पाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि पूरे विश्व को हम ह्यूमन सप्लाई करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या स्किल डेवलपमेंट है? आपने कहा कि मैंने इंटर्नशिप की सिस्टम चालू कर दी। इंटर्नशिप में क्या है, डिटेल में आपने पढ़ी है बजट में? कारपोरेट सेक्टर को अपना जो सोशल सीएसआर फंड है उसी में से इंटर्नशिप करनी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सरकार क्या कर रही है? ऐसे कई सवाल हैं, क्या बताऊं मुझे, मैं मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब अभिषेक से टिप्पणी इस पर लेते हैं। बहुत सारी बातें करीब करीब भाव ने पूरे भाषण को जो है ना एक एक हिस्से को उसको टच कर दिया है। भारत विकास कर रहा है, विकसित हो चुका है। रिसर्च की बात की, आज रिसर्च की बात, दो बातें रिसर्च की बात, एक की वैक्सीनेशन की भाव ने चर्चा कर ही दी थी। रिसर्च पर 1998 में 0.7% जीडीपी का खर्च होता था और अब आते आते ये समय आते आते 0.65% तक आ चुका है। सीएसआईआर के डायरेक्टर रहे हैं आर.ए. मासेलकर। इन्होंने बताया कि दुनिया के जो सबसे कम R&D पे खर्च करने वाले देश हैं उसमें से भारत एक और आंकड़ा, मैं एक रिसर्च देख रहा था और द हिंदू का रिसर्च था जिसकी ऑथेंटिसिटी मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। 50% लोग जिनकी कुल संपत्ति, जो 50% लोअर नीचे से 50% लोग हैं जिनकी कुल संपत्ति देश की संपत्ति का 12% हुआ करती थी, वो अब 6% हो गई है। 12% हुआ करती थी, वो 6% हो गई। 1% लोग जिनकी संपत्ति देश की संपत्ति का 11% थी, वो 33% हो चुकी है, 33%। 1% लोगों की 3 गुना तरक्की हुई है इस देश में। और 40 लोग ऐसे हैं इस देश के, 40 लोग जिनकी कुल संपत्ति 700 मिलियन लोगों से ज्यादा है। भारत के 700 मिलियन लोगों की कुल संपत्ति से ज्यादा मात्र 40 लोगों की संपत्ति, मात्र 40 लोग। दुनिया हमारी तरफ देख रही। आप मोदी जी की तरफ कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी की तरफ हम कैसे देख रहे हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर मोदी जी बोल क्या रहे थे। 10 साल में वो एक ही टेप रिकॉर्डर बजाते रहे हैं। आज जो बोल रहे थे, मुझे लगा कि इतना बड़ा यू टर्न लेने वाला व्यक्ति तो लाल कृष्ण आडवाणी भी नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी भारत की धरती पर धर्मनिरपेक्षता का राग नहीं अलापा था, वो कराची जाकर अलापा था जिन्ना की मजार से। आशीष जी, 23 मई 2019 को याद कीजिए और आज को याद कीजिए। 23 मई 2019 को मतगणना हुई थी 17वीं लोकसभा की और प्रधानमंत्री जश्न मनाने और भाषण देने भाजपा के मुख्यालय पहुंचे थे और वहां से जो उन्होंने अपने मुखार बिंद से जो शब्द निकाले थे उसको याद कीजिए। यूट्यूब पर भी है, देख सकते हैं कि इस पूरे चुनाव अभियान में किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की औकात नहीं हुई कि वो धर्मनिरपेक्षता का राग अलाप सके। आज प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड की वकालत कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा यू टर्न इस देश में किसी ने नहीं देखा कि 272 से नीचे क्या आ गए कि धर्मनिरपेक्षता याद आने लगी। नानी ने धर्मनिरपेक्षता याद दिला दी, नायडू नीतीश फैक्टर ने धर्मनिरपेक्षता याद दिला दी। यहां जिन्ना नहीं आए थे धर्मनिरपेक्षता याद दिलाने, यहां आपकी परिस्थितियों ने आपको धर्मनिरपेक्षता की याद दिलाई जो इस देश का इथोज है। लाल कृष्ण आडवाणी को भी अपने जन्म स्थान पर जाकर के, पाकिस्तान की धरती पर जाकर के धर्मनिरपेक्षता याद आई थी, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी को धर्मनिरपेक्षता कहां याद आई है? लाल किले की प्राचीर से आई है। 10 साल बाद अगर कोई आदमी सही ट्रैक पर आया है, इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए कि राजधर्म की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी के लिए कहां की थी? 2002 में की थी। और उस राजधर्म का जो मूल तत्व है धर्मनिरपेक्षता, वो 22 साल बाद यदि नरेंद्र मोदी को याद आई है तो सबसे पहले इस देश के धर्मनिरपेक्ष एलिमेंट को उन्हें जाकर, कांग्रेस पार्टी को से भी मेरी अपील है कि कार्य समिति की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित कर उन्हें बधाई दे कि आप ट्रैक पर आ गए।
ट्रैक पर आ गए, एक जगह ट्रैक पर आ गए हैं। रही बात प्रधानमंत्री की बाकी बातों की, 2014 में आए थे तो क्या बोले थे, लक्ष्य रखे थे 2022 का, 2022 बीत गया, 2022 बीत गया, अब ये अमृतकाल और 47 की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की बात कर रहे हैं 10 साल बाद। 10 साल पहले मेक इन इंडिया टर्म कॉइन करके लाए थे और अब उसी को कह रहे हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। भाई मेक इन इंडिया कहां गया आपका, कहां गया है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में जाने वाला सेक्टर इस देश में कृषि के बाद कोई है तो मैन्युफैक्चरिंग है, सेकेंडरी सेक्टर है। आज इस देश को कोरोना काल में डिस्ट्रेस के बावजूद कृषि ने संभाला, काफी हद तक सर्विस सेक्टर संभाल रहा है। आप क्या कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें जितने मुंह से बुलवा लीजिए बोल रहे हैं। वन साइडेड ट्रेड आपका, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। चाइना के पक्ष में भारत चाइना का बाइलेटरल अगर टाई देखिए, आप बाइलेटरल अगर ट्रेड को देखिए तो समझ में आएगा कि वन साइडेड चाइना के पक्ष में झुका हुआ है। पैरासीटामोल के केमिकल आप चाइना से ले रहे हैं, यानी बुखार लगे उसके लिए भी आप चाइना पर निर्भर है, पूजा करें इसके लिए सेंधा नमक के लिए भी आप पाकिस्तान पर निर्भर है। और आप उसके बाद ये बात कहते हैं कि हमको मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के मुंह से 10 साल के बाद शोभा नहीं देती, क्योंकि वही बात मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कहां गया। भारत में जो डिस्पैरिटी बढ़ी है, 700 मिलियन का मतलब 70 करोड़ होता है। इस देश की आधी आबादी के बराबर संपत्ति यदि इस देश में 40 परिवारों की है, 40 कॉर्पोरेट घरानों की अगर इतनी संपत्ति है तो निश्चित तौर पर इस देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियों पर सवाल उठते हैं कि वेल्थ के कंसेंट्रेशन को, धन के संकेंद्रण को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियां नरेंद्र मोदी ने कैसे बनाई। भारत के संविधान ने, भाव को याद होगा, 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में जो था उसे समाप्त कर दिया। 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया था। आज इस देश में उसके बावजूद यह स्थिति कैसे बनी है। आज आप कह रहे हैं कि रिसर्च, क्या रिसर्च होती है आपके यहाँ, क्या रिसर्च? अगर रिसर्च होती तो आपके विदेश मंत्री के परिवार के लोग भारत से बाहर जाकर नोबेल नहीं लेते वहां की नागरिकता लेकर। रिसर्च अगर आपके यहाँ होती तो अभिजीत बनर्जी जो जेएनयू से पढ़े थे वो बाहर नहीं जाते। रिसर्च अगर आपके यहाँ होती तो इस देश में हाई नेटवर्थ वाले लोग भारत की नागरिकता नहीं छोड़ते, जो आपके कार्यकाल में 10 लाख से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं। और खुद जिनकी डिग्री पर कई बार लोगों ने सवाल उठाए हो, आरोप लगाए हो, वो इस देश में रिसर्च की बात करेंगे। पेपर लीक पर क्या प्रधानमंत्री ने बोला, 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ा देंगे, ये बातें की प्रधानमंत्री ने। अरे जो एमबीबीएस करेंगे उनको एमडी कहां से कराएंगे, एमएस कहां से कराएंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी सीटें आपने बना रखी है, आप जाइए महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को देखिए, कर्नाटक को देखिए, मतलब देख करके भाव तो कई जगह जाकर के देख के आते हैं। छोटे छोटे कस्बे में जो कुकुरमुत्ते की तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, बढ़िया फैकल्टी तक नहीं है पढ़ाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि अब मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ा देंगे। आपका स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये बताइए। ये दिल्ली एम्स के बाहर, एम्स के नीचे जो बेसमेंट बना हुआ है एम्स से सफदरजंग जाने के लिए, उसमें लोग जो चादर बिछा करके जमीन पर लेटे रहते हैं, स्टोव घर से लाकर, छोटा वाला सिलेंडर लाकर खिचड़ी बनाते रहते हैं, इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दरअसल वो थूकने का काम करते हैं कि उन्हें छोटी सी बीमारी के लिए दिल्ली एम्स आना पड़ता है। और उस दिल्ली एम्स में कितनी फैकल्टी के पोस्ट खाली हैं। आप दुनिया भर में, देश भर में एम्स बना रहे हैं, जहां तहां जहां मर्जी एम्स बना रहे हैं। अरे दिल्ली एम्स को तो दुरुस्त कर लीजिए। क्या दे रहे हैं आप इस देश में? केंद्रीय विद्यालयों की क्या स्थिति है? तकरीबन 40% वहां फैकल्टी के पोस्ट खाली है, आईआईटी और आईआईएम में खाली है, और अब तमाम संस्थाएं बनाए जा रहे हैं। मतलब पढ़ाना लिखाना इस देश को गरीबी रेखा। मेरी बात पूरा कर लीजिए, आप जल्दी मत बनिए, पूरा कर लीजिए हमारी बात। वक्त दे रहा हूं। सवाल में एक एडिशनल थोड़ा सा सप्लीमेंट्री था, इसलिए रोका बस जी। आपने कहा कि आप तमाम संस्थान बना रहे हैं। मोदी जी तो यही बताए ना कि जी अब तक तो था कि अभी मौज कर लो, अगली पीढ़ी के लिए क्या करना हमें। तो सबने तो मौज किया है, मोदी जी सब कर रहे हैं। ये आईआईटी जो आप बता रहे हैं, आईआईएम बता रहे हैं, एम्स बता रहे हैं, सब बेचारे मोदी जी ने तो बनाया है। नहीं देखिए, मोदी जी ने जो बनाया है वो आपके सामने है कि संसद भवन में
1200 करोड़ रुपए का जो संसद भवन है वो 120 रुपए की बाल्टी, उसमें 100 रुपए की बाल्टी लगानी पड़ती है उस संसद भवन में। पुरानी संसद भवन अंग्रेजों ने बनाया, उसमें आप देख रहे हैं कि उस संसद भवन में आज तक बाल्टी लगाने की नौबत नहीं आई है। और आप जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है वो सबको पता है। तमाम चीजें आप बदलने पर आमादा है कि सब, यानी पुराने फुटप्रिंट को मिटा करके वहां पर आपका फुटप्रिंट लग जाए, इस कवायद में आप लगे हुए हैं। रेलवे डिरेल हो रही है। कल मेरी रेलवे के एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, कल की ही बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो 300 किलोमीटर की स्पीड से जर्मनी में, ब्रिटेन में ट्रेनें चलती है, वहां जाके देखने पे लगता है कि ट्रैक तो यही है। फिर वहां लोगों से बात करने में पता चलता है कि ट्रेन के नीचे जो पत्थर के जो कुशन लगते हैं ना, सारा कमाल उसका होता है। 90% कमाल उसका होता है, 10% ही ट्रैक का होता है कि वो कितना स्ट्रांग है, कितनी रफ्तार से आप गाड़ी दौड़ा सकते हैं। और भारत में देखिए, नॉर्मल आपको 100-120 की गाड़ी चलाने के लिए 3.5 फीट का कुशन होना चाहिए। 3.5 फीट नीचे पत्थर या गिट्टी की लेयर होनी चाहिए ट्रैक के नीचे। आप दे रहे हैं 1 फीट की लेयर। क्या आप सीएजी ने इस पर कोई रिपोर्ट दी है? ट्रेन क्यों डिरेल हो रही है? क्या हमारे इंजीनियरों ने, क्या इस देश के अंदर चितरंजन और मधेपुरा के रेलवे कारखानों ने क्या खराब इंजन बनाए हैं? जी नहीं, वही इंजन तो बाहर में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लालू यादव ने जो मधेपुरा में रेल कारखाना बनाया, वो इंजन आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं डिरेल हो रही? आप ही के यहां क्यों डिरेल हो रही है? सवाल यह है कि आपने पूरे सिस्टम को फॉल्टी बनाया है। इस देश को ठेकेदारों के हवाले कर दिया है, इस देश को चोरों के हवाले कर दिया है, इस देश को भ्रष्टाचार की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे थे कि लोग जश्न मनाए, लोग इस बात पर लोगों में चर्चा हो कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचारी को सजा मिली। क्या उस दायरे में सेबी की चीफ नहीं आती है? उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होना चाहिए? जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो सवाल उठता है कि इस देश के अंदर जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या हालत है उनकी? बिहार में देखिए, नेशनल हाईवे का भी प्रोजेक्ट गिर रहा है, स्टेट का भी प्रोजेक्ट गिर रहा है। कौन बना रहा है? किसे ठेका दिया जा रहा है? सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि आपने क्या दिया। एक उत्तर प्रदेश में मायावती के समय में एक्सप्रेसवे बना दिल्ली से आगरा, कहीं कोई खबर नहीं आती है कि एक्सप्रेसवे की डिजाइन में गड़बड़ी है। हम लोग चले हैं, भाव के साथ चले, हम लोग पूरे एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से लेकर बिहार बॉर्डर तक गए हैं हम लोग, और स्थिति ये थी कि मायावती के बनाए एक्सप्रेसवे में कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अखिलेश यादव ने जो एक्सप्रेसवे बनाया, नाम मात्र का पैचवर्क उसमें हुआ, और जैसे ही लखनऊ से आगे बढ़ते हैं, ऊपर नीचे ऐसे आपको चलना पड़ता है। और जितने पैचवर्क उसमें मिले, जितने पैचवर्क देखने को मिले, आप अंदाजा नहीं लगाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की स्थिति देखिए, गाड़ी सीधे नीचे गिर जाती है जब उसमें गड्ढा बनता है। तो सवाल यह है कि भ्रष्टाचार को और भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर कार्रवाई के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए आपने क्या किया है? इस देश में सीएजी की कितने मंत्रालयों की रिपोर्ट आज आपके सामने है? कितने मंत्रालयों की रिपोर्ट आ रही है इस देश में आपके सामने? नितिन गडकरी के मंत्रालय से एक द्वारका के एक्सप्रेसवे को लेकर रिपोर्ट आपने चर्चा में सुनी थी, बाकी क्यों आ रही है? सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की बात अपने पक्ष में, भाव बिल्कुल सही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की बात अपने पक्ष में भुनाते हैं। ये नहीं बताते कि सरकार की कारगुजारियों की वजह से 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना और 2014 तक 64 सालों में सरकार की वजह से, सरकार की कारगुजारियों की वजह से 10 बार भी संविधान पीठ नहीं बनी। आपके कार्यकाल में 2 दर्जन से ज्यादा संविधान पीठ इसलिए बनी है क्योंकि सरकार की कारगुजारियां ऐसी रही है। आपने आधार को लोग राज्यसभा से बचाने के लिए मनी बिल बना दिया। आपने नाबाम रेबिया का प्रकरण अरुणाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए किया, उस पर संविधान पीठ। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए संविधान पीठ बनी, उस सरकार गिराने के बाद जो परिस्थितियां बनी उस पर संविधान पीठ बनी। कितने संविधान, इलेक्टोरल बॉन्ड पर संविधान पीठ बनी। और चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि दल बदल कानून की समीक्षा के लिए भी हम संविधान पीठ बनाएंगे। कश्मीर के मुद्दे पर संविधान पीठ बनी 5 अगस्त 2019 की एक्सरसाइज पर। और कितनी संविधान पीठ सरकार की कारगुजारियों पर है, चुनाव आयोग नहीं लगा सकते। चुनाव आयोग की नियुक्ति पे, चुनाव आयोग 2 बार दिल्ली पर संविधान पीठ बनी, दिल्ली सरकार के अधिकारों पर। संविधान पीठ बनना अपने आप में क्रांतिकारी घटना होती है लोकतांत्रिक परिवेश में। ध्यान जब संविधान के पेट में छुरा भोंका जाता है, जब संविधान के पेट में छुरा भोंका जाएगा तो संविधान पीठ बनेगी। जी नहीं, आप इसके पहले आप देख लीजिए आशीष जी, इसके पहले देख लीजिए
साहबानों पर संविधान पीठ सरकार की कारगुजारियों से नहीं बनी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरह से केशवानंद भारती सरकार की कारगुजारियों से नहीं बनी थी। सरकार की कारगुजारियों से जो संविधान पीठ याद आती है, वो एकमात्र मामला मुझे याद आता है, एसआर बोम्मई मामला, जो मोदी जी के पहले सरकार की कारगुजारियों की वजह से संविधान पीठ बनी। इक्का दुक्का कोई और हो सकता है, लेकिन आज जो भी संविधान पीठ बन रही है, उसमें से मुश्किल से 2-3 आप ढूंढेंगे जिसमें केंद्र सरकार की कारगुजारियां, उनका कारनामा जिम्मेदार नहीं। सीधा मतलब है कि संविधान के प्रति आपका आदर नहीं है, आपसे बुत बनाना जानते हैं कि अम्बेडकर का बुत शिवाजी पार्क में या हिंद महासागर और अरब सागर में खड़ा कर दो, सरदार पटेल का बुत बनाकर खड़ा कर दो, उनके विचारों को मार दो, उनका बुत बना दो। ये इस देश में आप कर रहे हैं, ये यही हो रहा है इस देश के अंदर, और यही करने के लिए आप आए हुए हैं। और इसको करके इस देश के लोगों को आप क्या संदेश दे रहे हैं? जेएनयू में आप ही ने कहा था ना, आप ही की सरकार के लोगों ने, कि राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए टैंक लगाया जाएगा। टैंक से राष्ट्रवाद आता है, टैंक राष्ट्रवाद इस देश के लोगों ने पहली बार सुना। और आज आप इस देश के लोगों को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं। 5 साल पहले आप पढ़ा रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव में धर्मनिरपेक्ष शब्द का, सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करे। आज सेकुलर सिविल कोड की बात करते हैं। पहली बात, सेकुलर सिविल कोड क्या होता है और कम्युनल सिविल कोड क्या होता है? सिविल कोड का मतलब यह होता है कि अपने रिचुअल्स को, अपने धार्मिक और पारंपरिक रिचुअल्स के पालन के मामले में सभी धर्म पंथ संप्रदाय के लोगों को आजादी। सिविल कोड का मतलब सबको सब धान 22.5 पसेरी करना नहीं होता है। यह सबसे पहले सरकार को समझना होगा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 है, अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात। और ये भारत में भी नहीं है, आप अमेरिका चले जाइए, वहां भी है। और जिसको इस्लामिक कंट्री कहते हैं, आप जाकर के मंदिर में, वहां दुबई में जाते हैं और गल्फ में, कि वहां मंदिर बना है अरब कंट्री में, इसलिए बना है कि वहां भी अल्पसंख्यकों के राइट्स रिजर्व, तभी वो बना है। और जो कंट्री सेकुलर है, भारत, इंडोनेशिया जैसी कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया, वो भी सेकुलर है। हमारी कंट्री सबसे बड़ी हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री, वो भी सेकुलर है। सबसे बड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेटेड कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी सेकुलर है। और आज आपको उम्र के 75वें साल में जाकर के आपको याद आ रहा है कि सेकुलर सिविल कोड बनना चाहिए। अगर सेकुलर सिविल कोड बनना चाहिए तो जरा अपने पूर्वजों से पूछिए कि क्यों हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। वो उसी दिशा में कदम था जवाहरलाल नेहरू का, क्यों विरोध कर रहे थे? और जब सेकुलर सिविल कोड बनेगा, मोदी जी की भाषा में सेकुलर सिविल कोड, तो किस तरह, उसका स्वरूप क्या होगा? उसका स्वरूप यही होगा सेकुलर सिविल कोड का कि आशीष चित्रांशी जिस तरीके से पूजा करेंगे, उस तरह से हम भी पूजा करेंगे। यही सेकुलर सिविल कोड है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। अब हाँ, चर्चा फाइनल टिप्पणी के साथ खत्म करते हैं। एक इशू और मैं मतलब दर्शकों के सामने लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बैंकिंग रिफॉर्म्स किए में, हाँ, हमारी सरकार ने, और इसके पहले बैंक लॉस में थी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म्स नहीं किए, इन्होंने हाथ चलाकी की। सभी बैंक के जो कर्जे, डूबत कर्जे थे, जिससे बैंक घाटे में आती है, इन्होंने एक नया बैंक बनाया जिसका नाम दिया बैड बैंक, और सभी डूबत कर्जे के अकाउंट उस बैड बैंक में डाल दिए और फिर बोल दिया कि हमने बैंक साफ कर दी। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल घाटे में नहीं है। कैसी घाटे में होगी? जो डूबत कर्जे थे करोड़ों के, वो अपने बैड बैंक में डाल दिए। कर्नाटक सरकार का पैसा लेके बैठा हुआ है, दे नहीं रहा है। उसने कह दिया हम इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो तो कुल मिला के आप हाथ चलाकी करते हैं। आप तो पिछली सरकार को भी मात दे रहे हैं। वाटर ऑफ इंडिया करके हर 15 अगस्त को आके वही मटका गिला के फिर पानी गिराते उसमें से, वही बातें। इतने घर में नल, इतने घर को घर दिया, इतने घर में बिजली दी। भाऊ क्या हालत है मैं बता देता हूँ। जिसके मकान में किराए पे बैंक चल रहे हैं, नियम था कि हर 3 साल पे 10% किराया बढ़ेगा। 6 साल से ज्यादा हो गया किराया वो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी स्थिति खराब है। जिनके घर में बैंक चलता है उनके लिए एक जीविकोपार्जन का साधन वो किराया है। अभिषेक,
मैं हमेशा इनके बारे में तो ये हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुत लंबी इनके ऊपर भाव ने कहा कि इनके 1 घंटे का भाषण पे 3 घंटे बोला जाए तो भी अब 2.5% जो एजुकेशन का बजट 4% से 2.5% ले आया, जो हेल्थ का बजट 3% से नीचे ले आया, वो हेल्थ और एजुकेशन की बात लाल किले की प्राचीर से कर रहा है। इससे बड़ा देश के साथ मजाक और क्या हो सकता है? इसके इससे बड़ा मजाक हो भी नहीं सकता। आशीष जी संक्षेप में हम रखेंगे अपनी बात। हाँ। लाल किले से इन्होंने शौचालय की बात की, लाल किले से 6th जनरेशन की बात कर रहे हैं, और किस मामले में इन्होंने टारगेट पूरा किया? जब ये 4G 5G को 4G लेकर के आए थे, अब 6G की बात कर रहे हैं। पहले जिस कंपनी के पास टेलीकॉम का एक्सपीरियंस नहीं था, मुकेश अंबानी की एक नई कंपनी जियो, उसको दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखी है। जो पूरे देश की टेलीकॉम कंपनियां बर्बाद हो गई, अब ये BSNL के टावर है उसको दुरुस्त कराने चले। सवाल यह है कि नियत में खोट। सवाल यह है कि पॉलिसी को एक ही व्यक्ति ये समझे कि इस देश में कॉर्पोरेट की मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी इंपोज कर देने से देश का भला हो जाएगा, तो इस देश के हालात आपको ईस्टर्न यूरोप के कुछ देशों जैसे हो जाएंगे, जहां चंद कॉर्पोरेट घराने के चक्कर में पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद। मोनोपोली में क्या होता है, एक बार क्रैश तो क्रैश। अगर जियो क्रैश हो जाए तो इस देश का सिस्टम क्रैश। आप सोचिए। नहीं भाव, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में क्यों हुआ था? स्टेट बैंक की मोनोपोली थी, एकमात्र सरकारी बैंक, और स्टेट बैंक उस समय भी इस देश के कुल जमाओं का 40% से ज्यादा डिपॉजिट क्रेडिट नहीं करता था। तब दूसरे प्राइवेट बैंकों को, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ऊपर थे, उनको नेशनलाइज किया गया ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आया, दूसरे लोग भी ऑपरेशन में आए। अब दूसरे लोग ऑपरेशन में आप फिर कह रहे हैं, बाकायदा भाजपा के लोग तो कहते हैं सदन के अंदर और बाहर कि नेशनलाइजेशन एक गलत मूव था। जनसंघ ने विरोध भी किया था एक धड़े ने, लेकिन नेशनलाइजेशन को गलत ठहराते हैं। क्यों ठहराते हैं? आज आप देखिए, हम में से कोई ऐसा नहीं है, हम तीनों में से, जिसका कम से कम एक बैंक अकाउंट सरकारी बैंक में किसी SBI, PNB, बड़ौदा या बैंक ऑफ कहीं ना हो, होगा ही होगा, और उसी पे भरोसा भी करते हैं। हमारा तो सरकारी में ही, हमारा तो सरकारी में ही है। मेरा भी सरकारी क्योंकि हम हाँ क्योंकि प्राइवेट बैंकों के वो मिनिमम नहीं प्राइवेट बैंकों के नखरे हम नहीं झेल सकते, और उनका बैलेंस इतना नहीं रख सकते भाई। हम कोई अडानी अंबानी नहीं है, हम कोई नेता नहीं है, हम सामान्य पत्रकार है, तो हमको नेशनलाइज बैंक की ठीक लगता है। एक फैक्ट हम रख दें भाऊ, आपको याद होगा, इंडिया में आजाद भारत में, आज मोदी जी कह रहे थे ना बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए, बैंकिंग रिफॉर्म्स भारत में आए, नरसिम्हम कमेटी ने लाए, 1992 से 98 के बीच में लागू हुए। मनमोहन सिंह, ये नरसिम्हा राव और देवेगौड़ा की सरकारों में बैंकिंग रिफॉर्म्स आए, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 नॉर्म्स बस को पूरा करने की बात। जितने झूठ बोल दे, जितने झूठ बोल दे, आप सुनते जाइए। एक बात तो जो आशीष जी ने ओपनिंग में की, स्त्री 2 का जो रिव्यू पढ़ा उन्होंने, ये वाकई उनको, आपने कहा कि ये जोक और हॉरर का मिक्सचर है। प्रधानमंत्री का आज का भाषण तथ्यों पे परखा जाए तो बहुत बड़ा जोक है, लेकिन आज वर्तमान समस्याओं को यदि ये भाषण एड्रेस नहीं करता तो ये मेरे लिए हॉरर है। नहीं, मेरे लिए सर एक ही इसमें लेसन है, एक लाइन में बता देता हूं। आडवाणी जिन्ना की मजार पर जाकर सेकुलर हुए, और मोदी लाल किले की प्राचीर पर 11वीं बार चढ़कर सेकुलर हुए। नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आखिर में आप अगर इसको, तो फिर 15 लाख सेक्युलर की बात करना और सेक्युलर होना, ये बहुत फर्क है। मस्जिदों पे कपड़ा डाल के, कावड़ यात्रा में मस्जिदों पे कपड़ा डाल के आप सेक्युलर नहीं हो सकते। ये भाव समझिए, भावना समझिए, चेहरे को पढ़िए, उस धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड के पीछे का भाव और भावना समझिए। उस भावना में भी नफरत है। ये नहीं आज हम करना चाहते थे, मैं तो कतई आलोचना नहीं करना चाहता, मैं आलोचक नहीं हूं उनका। उनके विजन को जो दुनिया उनके तरफ देख रही थी, तो हम भी उनके तरफ ही देख रहे थे। पूरी दुनिया उनके तरफ देख रही है कि देखो, एक आदमी 15 अगस्त पे भी मजाक करता है, आजादी के दिन पे। खैर, मजाक आदत उनके आ गई है, और देश वाले भी, देशवासी भी, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, तो देशवासी भी उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर चुके हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो लाल किले के प्राचीर से कोई आज और भाषण दे रहा होता।
लेवल प्लेइंग फील्ड ही तो नहीं चाहिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे चुनाव हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए। खैर, भाषण आप सबने सुना है, गौर से एक बार, अब इस चर्चा को सुनने के बाद गौर से एक बार और भाषण को सुन लीजिए, एक बार और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बैसाखियों के सहारे हैं, पता नहीं अगली बार भाषण देने को मिले न मिले लाल किले से। नानी की बात किया था अभिषेक जी ने, और नानी कब क्या कर दें, कहते हैं ना, नानी याद दिला दिया, तो नानी याद दिला देने के बाद साल भर बाद फिर 15 अगस्त आएगा, हम लोग आजादी का जश्न मनाएंगे, पूरा देश मनाएगा। मोदी जी भाषण देंगे कि नहीं देंगे अब तय नहीं है, 303 नहीं है, अब 240 है। इसलिए गौर से एक बार सुनिएगा, और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम उम्मीद करेंगे पूरी दुनिया हमारी तरफ वाकई देखे, लेकिन हमारे सत्य के लिए देखे, हमारे विजन के लिए देखे, हमारे विकास के लिए देखे, वो विकास नहीं जो गोद से उतरना ही नहीं चाह रहा है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, नमस्कार।